गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ क्लास 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। सब लोग अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और जो भी हम लोगों के नोट्स होंगे उसको हम प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आपके पास बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप और भी जो चैनल है उनको देख के अपना मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन नोट्स अपने से ही बनाइए ताकि वो चीज़ें आपको याद रहे। हाँ, कुछ चीज़ें होती है पैडागोजी की, वो आप देख सकते हैं, लेकिन नोट्स अपने से बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सुनिए, सुनने से बहुत चीज़ें याद हो जाती है और जहाँ नीड होगी वहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करके जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 9 और 10 दोनों को हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे क्लास 7 की पॉलिटी और फिर चलेंगे हम लोग क्लास 8। ठीक है, और अभी दिसंबर में है आपके पेपर। ठीक है, उसके बाद जनवरी फरवरी में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबके लिए यही है कि हमें एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं अच्छे से रीड करनी है, समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। ओके, तो वन किन्हें कहते हैं? जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है। किसकी? घास की, मतलब जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा लंबी 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 घास है उन्हें हम घास स्थल कहते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड। पृथ्वी की सतह पर 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे शीतोष्ण प्रदेश में कौन कौन से घास स्थल है और उन्हें क्या कहते हैं, और उष्णकटिबंध में हमारे कौन कौन से घास स्थल है उनको हम क्या कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले है प्रेयरी। ठीक है, ये कहाँ पे है बच्चों? उत्तरी अमेरिका में है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी आप देख लीजिए। प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई, जिसका अर्थ है शार्दल। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आ भी सकता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रेयरी के बारे में। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं जहाँ पेड़ कम और घास अधिक होती है। वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है ना, जहाँ पे वृक्ष भी हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ की भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में ये घास का सागर है। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत, इसको देख लीजिएगा। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मानचित्र अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका की प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा की प्रेयरी अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं, यानी कि इनको जो पानी है यहाँ से मिलता है। ये आ गया हमारा प्रेयरी। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये प्रेयरी, और यहाँ पे जो रिवर थी उसी से इसको यहाँ पानी मिलता है। ये देखिए, ओके। अब है क्या आप जानते हैं बेटा, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, आ सकता है। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल है। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे आपची, क्रो तथा पौनी, ठीक है, पौनी के भी निवास स्थल हैं। इसको देख लीजिएगा। अब हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है।
ये आप नोट कर लीजिए कि आप जानते हैं, ठीक है। चिनुक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। तथा कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है, गर्मी कर देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। यानी कि फिर उससे क्या होगा, नमी पैदा होगी और घास पैदा हो जाती है और फिर वो पशुओं के चरने के लिए ठीक रहता है। अब है जलवायु। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -22 डिग्री यानी बहुत ठंड हो जाती है दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनुक नाम की स्थानीय पवन बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर दक्षिण अमेरिका में बहती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिखने में क्वेश्चन छोटा है लेकिन 1 नंबर का आ जाता है। अब है यहाँ पे वनस्पति और प्राणी जात। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। यहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे घास होती है ज़्यादा। यहाँ जल उपलब्ध होता है। वहाँ शरपत, विलो के क्या है? पेड़ है, ठीक है। जो आपके बैट होते हैं ना, वो बनाने के काम आते हैं विलो के पेड़। आल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी फसल उगने आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं निश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी और नुकीली होती है। यह प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इसको भी नोट करिए। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव खरगोश, कायोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता है। अब संयंत्र है कंबाइन किसे कहते हैं बच्चों? इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। वैसे तो आप जो भी लोग हैं, कई लोग अगर बिलोंग करते होंगे विलेज से तो वो समझते हैं कंबाइन क्या होता है। ये एक मशीन होती है जो बुआई, जुताई और थ्रेशर तीनों का काम कर सकती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ के लोग। इस प्रदेश में लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। इससे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आया था। अभी मेरे पास एक्चुअल में पेपर है नहीं, पेपर किसी ने ले लिया। एक क्वेश्चन था इससे, ठीक है। इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी विश्व का धान्यगार भी है, ठीक है। इसको विश्व का धान्यगार भी कहते हैं और बॉल ऑफ व्हीट भी कहते हैं, BOWL। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व अंटार्कटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल, नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। ओके, अब है वेल्ड। ये कहाँ पे है बच्चा? दक्षिणी अफ्रीका में। पहले क्या था हमारा? प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, और अब आ गए हम वेल्ड। ये है अफ्रीका में। ये अफ्रीका का मैप आपका, ठीक है। चलिए वेल्ड, ओके।
जो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है उनको प्रेरी कहते हैं, और जो दक्षिणी अफ्रीका में उसको हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये मैच करने को आ सकता है कि घास के मैदानों के नाम किस मतलब कौन सी जगह पे क्या बोला जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। ओके, वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ओके, यह ड्रैकेसवर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज तथा लिम्पोपो नदियां इसी प्रदेश में संचित हैं। लिम्पोपो, ऑरेंज एंड लिम्पोपो सहायक नदियां इसी प्रदेश में संचित करती है। इसमें नदी तो आपकी नहीं दिखाई गई है। हाँ, ये लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी, और ये हमारा अफ्रीका, और वेल्ड इधर ही है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है अब इसमें, ये वेल्ड है, सॉरी। चलिए चलते हैं यहाँ की जलवायु, वेल्ड उत्तर अफ्रीका की जलवायु की तरफ चलते हैं। अब वेल्ड कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है, क्योंकि सागर के किनारे है ना, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? नम होगी। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई में सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये देखो नीचे की तरफ है जोहान्सबर्ग, और नीचे ही क्या है? महासागर है। इधर हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, तो यहाँ के पास में ही है। तो यहाँ का मौसम कैसा रहेगा? थोड़ा सा नमी वाला रहेगा। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। ये वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रभावित होने के कारण होता है, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो ये क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। अब आ गए यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात कौन कौन है यहाँ पे। यहाँ वनस्पति विरल है, अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोल ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता और कुडू है। अब यहाँ के जो निवासी हैं उनकी देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का मतलब कुछ भूमि उपजाऊ है, ठीक है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। इसमें वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित है। मरीनो, इसको नोट कर लेना बेटा। मेरिनो एक भेड़ लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो मरीनो एक भेड़ की प्रजाति है जो लोकप्रिय है, जिसकी जो ऊन है वो माना जाता है बहुत ही गर्म और बहुत ही महंगी होती है। पशुपालन घर एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज़ जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया। सोना एवं हीरे की खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है।
जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, किम्बलेर हीरे की खान प्रसिद्ध है। हीरे तथा सोने के खनन के कारण दक्षिणी अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेशक बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। और ये देखिए किम्बले में हीरे की खान, जो पिक्चर ये आपको दिखाई गई, ये हीरे की खान है। बताइए, अफ्रीका में हीरे की खान, तो भी कहते थे कि अफ्रीका वाले, मतलब देखा ही है आपने। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। 15 मिनट का चैप्टर है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और सुनते सुनते ही नोट हो जाती है, एक काम करते करते दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10, और ये हमारा ज्योग्राफी फिनिश क्लास 7 का। फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। फिर मिलते हैं, टेक केयर।